हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त सीएम मिश्रा और हम इसमें पूरी एनसीईआरटी नोट्स, जी हां, ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है बट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। और हमारे ये जो चौथा चैप्टर आपको बता रहे थे जनन स्वास्थ्य, इसमें हमारे ये अंतिम टॉपिक है, ये आप खत्म हो जाएगा। बाकी सभी भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में ज्वाइन कर दिए हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट को पढ़िए। नहीं समझ आए तो कमेंट कीजिए। बाकी आपको बोर्ड एग्जाम 2021 की भी हमें आपको तैयारी करा रहे हैं, डेली आपको एक्स्ट्रा वीडियो मिल रहा है। साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री अन्य के वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं 9th से लेकर 12th तक, और जो बच्चे हैं उसको जोड़ने का प्रयास करें। और हमारा ग्रुप लिंक में, जी हाँ, हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए एक मैंने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिलेंगे, तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। सभी लोग ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए, यहाँ पे हमारा है गर्भ निरोधक या फिर जन्म नियंत्रण उपाय। गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण उपाय हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा क्या होता है। देखिए, गर्भ निरोधक या फिर जन्म नियंत्रण उपाय क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या को सीमित बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम देखें तो जो जनसंख्या है उसको सीमित बनाए रखने के लिए हमारे विभिन्न प्रकार के नियोजन उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं। वर्तमान समय में परिवार नियोजन के लिए अनेक उपाय हैं। अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आप जानते हैं कि जो भारत की आबादी है वो 125 करोड़ 1.141 इसमें मतलब कि करोड़ के पार जा रही है अपना। तो बात वहीं पर है कि हमारी 125 करोड़ इतनी ज़्यादा वृद्धि होगी तो आने वाले दिनों में बेरोजगारी की समस्या, खाद्य उत्पादन की समस्या एवं अन्य से बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य और साथ ही साथ खाद्य सामग्री विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। तो इसी के लिए जनसंख्या वृद्धि न होने पाए, इसीलिए गर्भ निरोधक या फिर जन्म नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो वो हमारे गर्भ निरोधक प्रकार बहुत सारे प्रकार के। पहला तो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक रहता है। प्राकृतिक या फिर परंपरागत गर्भ निरोधकों पर कैसे काबू पाया जाए, तो टाइप ऑफ कंट्रोल प्रेगनेंसी जो भी है, तो पहला तो नेचुरल होता है। नेचुरल में ये विधियाँ युवकों को मिलने की संभावना से बचने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अंडोत्सर्ग की उर्वर समयावधि का ध्यान रखा जाता है। इसमें यह है कि मान लो कोई भी यदि जनन प्रक्रिया कर रहा है तो हमेशा क्या होता है कि एक ऐसा समय होता है जो कि जब कोई भी फीमेल या फिर मेल रिप्रोडक्शन किया करेंगे तो वहाँ पे एक नई संतति का निर्माण होगा। लेकिन वो क्या है, वहाँ पे अलग ही समझ कर उसको किया जाता है, जिसे प्राकृतिक या फिर खुद के द्वारा मतलब कि परंपरागत माना जाता है। ये विधियाँ युवकों को मिलने की संभावना से बचने के सिद्धांत पर। ये आपके एग्जाम में आता है कि गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण क्या है तथा उनके प्रकार के बारे में बताइए। तो गर्भ निरोधक के प्रकार आप बता दीजिएगा, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या, रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधियाँ में ये ऐसी विधियाँ होती है जिसमें शुक्राणु रसायन, जो शुक्राणु रसायन होते हैं, रसायनों का प्रयोग में लाया जाता है। रोधकों के साथ प्रायः इसमें शुक्राणुनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम वर्तिका विधि कहते हैं, जेली एवं क्रीम, फोम पाउडर, शुक्राणुनाशक इत्यादि हमारी रासायनिक विधियों के अंतर्गत ये सब उपयोग किए जाते हैं। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर हमारी थर्ड पॉइंट क्या आती है, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियाँ। गर्भ निरोधक गोलियाँ भी ले जाई जाती हैं, जैसे कि इसमें हम जो हमारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, और ये हम गोली जो होती है वो ऋतुस्राव प्रारंभ होने के 5वें या फिर 7वें दिन से स्त्री को 21वें दिन तक दी जाती है। जब उसका ऋतुस्राव होगा तो 21वें दिन तक, 5 से 21वें दिन तक उसको दिया जाता है। और इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाया जाए, इसलिए हमारे गर्भ निरोधक गोलियाँ दी जाती हैं, याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो पीयूष ग्रंथि से FSH तथा LH का स्राव नहीं होता। इसमें जो पीयूष ग्रंथि होती है जब इसको दी जाती है तो इसमें ये सब हमारा स्राव नहीं होती है, और जो ग्रेफियन पुटिका का परिपक्व नहीं होती है। अगर हम कह सकते जब उसको गोली देंगे ये चीज़, तो वहाँ पे जो एक नई संतति निर्माण में जो आवश्यक ग्रंथियाँ होती हैं उसका विकास को रोक देती है। जब वो रोक देगी तो कोई भी संतान उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी। अतः डिम्बोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है और यह सर्वाधिक प्रभावी एवं आसान विधि होती है। जैसे कि इसके मुख्य हमारी गोलियाँ क्या क्या, जैसे कि माला डी है, सहेली इत्यादि प्रकार की हमारी गर्भ निरोधक गोलियों के अंतर्गत आती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आती है ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव, प्रायः हार्मोन्स पर आधारित गोलियाँ हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये हमारी ओरल एक ऐसी हमारी
गोलियां हैं जो कि हमारा हार्मोन्स पर ही आधारित गोलियां होती है। जब उनका हार्मोन श्रवण होगा तभी ये गोलियां दी जाएंगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं दी जाएंगी। और वहीं पे सहेली ये गोली आती है। सहेली का महत्व यह होता है कि सप्ताह में सिर्फ एक बार ही गोली को खिलाया जाए। मतलब कि जो हमारी ये गोली होती है जिसका नाम है सहेली, और एक तो मालाडी होती है, मालाडी के बाद एक होती है हमारी सहेली। तो सहेली का तात्पर्य ये होता है कि ये नहीं है कि वो करे, लेकिन सहेली जैसे कि मान लो कोई भी दोस्त एक्चुअली में सहेली क्या होती है, जो तुम्हारी देखभाल करे। यानी कि सहेली जो होती है वो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ द्वारा विकसित गर्भ निरोधक एक गोली मानी जाती है जिसका नाम है सहेली। तो इसका विकास कहाँ पे हुआ था, ये आपके नीट के एग्जाम से, तो इसका विकास हुआ था हमारा, बनाया गया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ द्वारा विकसित गर्भ निरोधक गोली है। यह हमारी गैर स्टेरॉयड एक गर्भ निरोधक गोली मानी जाती है। तो इसको आप बता सकते हैं, ठीक ना। और इसको हमारे सप्ताह में सिर्फ एक ही बार इसको लिया जाता है, बार बार नहीं। फिर आता है आपातकालीन गर्भ निरोधक, जैसे कि बहुत सारे हमारे जो कि आपातकालीन इमरजेंसी में उपयोग किए जाते हैं अनेक प्रकार के, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन के संयोजन का उपयोग हम हमेशा रिप्रोडक्शन के 72 घंटे के अंदर ही किया जाता है। जब कोई रिप्रोडक्शन किएगा तो उसके 72 घंटे बाद ही अगर इन जो गोलियों का उपयोग करेंगे तो वहाँ पे वो हमारी नई संतति का निर्माण कहीं ना कहीं रुक जाती है। आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि इसमें हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि क्रमिक गोली आती है। क्रमिक गोली क्या होती है, इसमें थोड़ा समझ लीजिए ना। क्रमिक गोली देखिए यहाँ पे, जैसे क्रमिक गोली क्या होती है, तो इस गोली में केवल मतलब कि एस्ट्रोजन होती है। यह गोली ऋतुस्राव प्रारंभ होने के 5वें दिन से 20वें दिन तक ही दी जाती है, परंतु इसका उपयोग दुष्परिणामों का भय होता है। इसका दुष्परिणाम में कोई अन्य गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो सकती है यदि आप क्रमिक गोली का यूज करते हैं। फिर होती है नार प्लांट कैप्सूल अंतर्रोपण क्या होता है, तो ये हमारे जो प्रोजेस्टेरॉन के सूक्ष्म कैप्सूल होते हैं, इनको शल्य चिकित्सा द्वारा त्वचा के नीचे मतलब आरोपित कर दिया जाता है। ये लगभग 5 वर्ष तक गर्भ निरोध का कार्य करती है। इसका कार्य ये होता है कि इसको 5 साल तक ये काम करेंगी। 5 साल तक कोई भी वहाँ पे नई संतति का उत्पन्न नहीं हो सकता नार प्लांट कैप्सूल के अंतर्रोपण द्वारा। ये क्या पे होता है, तो इसको मतलब कि जो त्वचा होती है शल्य क्रिया द्वारा एक ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं, इसमें हमारा किया जाता है। ये 5 साल तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। कुछ ऐसी आवश्यकता, बाकी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं अपने बुक से। नेक्स्ट आती है मेरे प्यारे बच्चों, रोध अवरोध या फिर बैरियर या फिर आंतरिक विधि। तीसरी जो हमारी आती है वो आती है रोध या बैरियर या फिर आंतरिक विधि भी उपयोग की जाती है। इसमें हमारी पहली होती है शल्य क्रिया। तो शल्य क्रिया विधि क्या होती है, संतान उत्पत्ति को बाध्यकरण द्वारा स्थायी रूप से रोका जाता है, इसे हम शल्य क्रिया विधि कहते हैं। तो जो संतान उत्पत्ति होती है उसे हम बाध्यकरण द्वारा क्या करते हैं, स्थायी रूप से रोक देते हैं, और उसी चीज़ को रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम शल्य क्रिया भी कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपातकालीन गर्भ निरोधक में जैसे कि आपको पता होगा, आप देख लीजिएगा, जैसे निरोध होते हैं आप मार्किंग करते हैं उसको कंडोम के नाम जाना जाता है। और अन्य प्रकार के डायफ्राम और सर्विकल टोपी बहुत सारे आते हैं, तो आपको इमरजेंसी वाला है तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किए जाते हैं उसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो शब्द होते हैं आप लोग समझते होंगे, ज़्यादा यूज नहीं लिए जाते हैं, लेकिन यही सब आजकल की समस्या का कारण बनता जा रहा है। ओके, तो शल्य क्रिया में आपको समझा दिया है, आपको समझाया होगा। संतान उत्पत्ति को, जो संतान उत्पत्ति होती है उसे बाध्य करना, उसको रोक देना, अस्थायी रूप से बिल्कुल रोक देना कि अब संतान उत्पत्ति ना होने पाए, उसे हम शल्य क्रिया विधि कहते हैं। और ये किस में होता है, तो हमेशा पुरुषों में होता है। पुरुषों में कैसे होता है, तो बाध्यकरण में पुरुषों के वृषण कोष के पास जो एक छोटा सा ऑपरेशन करके जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, जो वृषण कोष के पास, जब बुक में देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। बाध्यकरण में पुरुषों के वृषण कोष के पास एक छोटा सा ऑपरेशन करके शुक्रवाहिनियों को काट कर बांधा जाता है। शुक्रवाहिनियों को क्या करेंगे, काटेंगे और फिर बांध देंगे। इससे शुक्राणु वो जो होते हैं वीर्य में नहीं पहुँच पाते, और यह शल्य क्रिया वैक्सो या फिर वैक्से भी नाम है इसका, जो भी आप कहते हैं, या फिर वैक्सो भी उपयोग किया जाता है, वैक्सोटॉमी कहलाती है। तो जो ये क्रिया होती है इस शल्य क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं, वैक्सोटॉमी कहा जाता है। तो शल्य क्रिया विधि क्या होती है, इसमें संतान उत्पत्ति को रोकने
के लिए स्थायी रूप से इसमें उपयोग की जाने वाली शल्य क्रिया विधि होती है। इसमें हम पुरुषों के जो वृषण कोष के पास एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं और जो उनकी शुक्रवाहिनियाँ होती हैं उसको हम कट करके थोड़ा उसमें ऑपरेशन करके हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, और जो शुक्राणु होते हैं वह हमारे वीर्य तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते हैं। और फिर हमारा यह जो क्रिया होती है ये आपके एग्जाम में आ जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वैक्सोटॉमी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। आप लोग एक ज़्यादा नाम सुने होंगे, रेप बलात्कार। हमारे भारत की जो इतनी भी गिरी सोच बन गई है हमारे इस समय वर्ल्ड की, कि इस पे काबू तक नहीं पाया जा सकता है। बहुत सारे अन्य समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि इस पर काबू पाया जा सके। और दूसरा जो पहला होता है वो होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि अनचाहा गर्भवती। देखिए क्या होता है, हम लोग समझते हैं, अपनी इच्छा से गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले किए गए गर्भ के समापन को सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं, जिसको कहते हैं एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि अनचाहा कोई गर्भधारण कर लिया, रेप या फिर अन्य कोई चीज़ है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो प्रेगनेंसी को रोकते हैं कि इस पर कोई हमारी नई संतान जन्म ना होने पाए, भ्रूण का निर्माण न होने पाए। तो उसके लिए हम हमेशा एमटीपी का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। और जो ये सेकेंड वर्ल्ड है इसको बहुत तेज़ी के साथ अब भारत भी इतना सक्षम हो गया तो इसके ठोस कदम उठाना चाहिए अपने भारत को, और अन्य सारी ऐसी चीज़ों को लाना चाहिए संविधान में ताकि ये सब बिल्कुल भी आए ना। और हमारे जो जैसे कि आप कह सकते हैं महिला दिवस मनाया जाता है, महिला दिवस का आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन इस शब्द का रिलेट क्या है। हम कह रहे हैं कि आप एक दिन महिलाओं को सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ आप बेइज्जती करेंगे, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़। तो ये सबसे बड़ा अपना भारत का वो बन चुका है। लेकिन इसको कोई ना कोई किसी तरह से काबू पाया जा सके, और ये काबू हम और आप लोग के द्वारा ही मिल सकता है। जो भी करे इस पे अनेक ठोस कार्रवाई किया जाए तो ये काबू में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं यौन संचारित रोग क्या होता है, जिसको कहते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि हम कहते हैं एसटीडी। यौन संचारित रोग बहुत सारे होते हैं कि यौन संचार के द्वारा ये सब रोग फैलता है। इन्हें रतिज रोग या फिर जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। वास्तव में जो लैंगिक संपर्क से संचारित होने वाले रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं। इन्हें हम रतिज रोग के नाम से जानते हैं या फिर जनन मार्ग या फिर संक्रमण भी कहा जाता है। वास्तव में जो लैंगिक संपर्क से संचारित होने वाले रोग हमारे यौन संचारित रोग कहलाते हैं। तो यौन संचारित रोग हमारे बहुत सारे हैं, अगर आपको बताएं तो आप पढ़ सकते हैं अपने बुक में। जैसे कि हमारे यौन संचारित रोग क्या है कि हमारे रोग हैं जैसे कि जो नाइटल हर्पिस है, हमारा जीवाणुजन्य है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, प्रोटोजोआन है और कैंडिडाइसिस है। तो ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी यौन संचारित रोग है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग कवर कर ले रहे हैं कि यौन संचारित रोग जो होते हैं ये हमारा जनन मार्ग में ही हमेशा होता है, और ये लैंगिक संपर्क से संचारित होने वाले रोग हैं। जब आप लैंगिक क्रिया करेंगे तभी ये सब संचारित रोग उत्पन्न होते हैं, जिसका इलाज संभव नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसका इलाज संभव नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। नेक्स्ट आती है बाध्यता। बाध्यता क्या होती है, तो संतान पैदा करने की अक्षमता को बाध्यता कहते हैं, कि वो संतान पैदा करने में अक्षमता है, मतलब कोई संतान बिल्कुल भी पैदा नहीं कर सकती, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको बाध्यता के नाम से जानते हैं। अपने देश में सहित पूरे विश्व में अनेक लोग बाध्य हैं, मतलब कि बंद है मतलब कि वो बात है कि उसको हम कर नहीं सकते, कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, भले वो रिप्रोडक्शन की क्रिया करे, जनन क्रिया करने के बाद भी वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है, और जिसे हम क्या कहते हैं, बंधता कहते हैं, या फिर बाध्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो बाध्यता और बंधता एक ही और बंध भी है इसको, ठीक ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। फिर जिसके मतलब कि इसके अनेक कारण हो सकते हैं। पहला तो शारीरिक, मान लीजिए उसको शुक्राणु और अंडाणु की कमी। दूसरा जन्मजात हो सकता है। तीसरा मनोवैज्ञानिक हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक हो सकता है, रोगजन्य हो सकता है, और औषधि अनेक प्रकार की इसका औषधि का आप लोग उपयोग कर लिए, रिएक्शन कर गया, तो जिसके कारण आगे चल के अनेक सारी हम उसका परिणाम देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा निदान। निदान क्या है, अनेक बद्ध विपत्तियों की जाँच व उपचार करके उन्हें संतान
संतान उत्पन्न करने के योग बना जाता है, जिसे निदान कहते हैं। बाध्यता निदान एक ही है, बाध्यता संतान न उत्पन्न कर पाने की, और निदान में क्या है कि उसको उत्पन्न कर पाने की जांच कराकर संतान उत्पन्न करने लगे, उसे निदान कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा चौथा चैप्टर जनन स्वास्थ्य खत्म होता है। वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनाएंगे और उसका प्लेलिस्ट आपको अलग से दिया जाएगा। साथ ही साथ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जो 5वां चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वही हम लोग स्टार्ट करेंगे। 5वां चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो भी है आपका, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सब वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय।